ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की मदद की गुहार लगाकर नीदरलैंड्स में चल रही नेटो समिट पर जा पहुंचे, जहां नेटो देशों से मदद की अपील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें यूरोप में बदले हालात के बारे में बता चुके हैं। अब ट्रंप को तय करना है कि वो यूक्रेन की मदद करेंगे या फिर यूक्रेन को अकेला छोड़ देंगे, जिससे रूस यूक्रेन को तबाह कर सके। मध्य पूर्व में धधकते युद्ध के शोले अभी ठंडे नहीं हुए हैं। अभी भी दोनों तरफ से बारूदी वर्षा हो सकती है, लेकिन यूरोप में चल रहा युद्ध और ज्यादा भड़क उठा है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा अब नेटो देशों तक फैल सकता है, क्योंकि पुतिन बना रहे सबसे विध्वंसक ब्लूप्रिंट, जिसके तहत यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी है। यूक्रेन के अलावा नेटो देश भी रूस के टारगेट पर हैं। पुतिन के नए ब्लूप्रिंट का अंदाजा ज़ेलेंस्की को हो गया है। घबराते ज़ेलेंस्की ने नेटो को आगाह कर दिया है। नेटो समिट में पहुंचकर यूक्रेन को बचाने की गुहार फिर लगाई है। इस बार अगर नेटो ने फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन को नहीं बचाया तो यूक्रेन का अस्तित्व मिट सकता है। इसलिए नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में चल रही समिट में ज़ेलेंस्की पूरी ताकत से खेमेबाजी में जुट गए हैं। ज़ेलेंस्की मैक्रो से मिल चुके हैं, यूरोप में बदले हालात पर चर्चा कर चुके हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज से बातचीत कर सकते हैं, साथ ही नेटो चीफ मार्क रूटे से मदद की अपील कर सकते हैं। इन सब के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर पुतिन की प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं। इस बात की संभावना है कि ट्रंप यूक्रेन को मदद पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे भी हेग समिट में पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप काफी कुछ तस्वीर साफ कर चुके हैं, जिससे संकेत मिल रहा है कि अमेरिका नेटो की मदद करता रहेगा, लेकिन यूक्रेन पर अभी सस्पेंस दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिकल 5 का हवाला दिया है, जिसके तहत अगर किसी भी नेटो देश पर हमला होता है तो सभी नेटो देश संयुक्त रूप से मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। साथ ही दुश्मन देश पर हमला भी कर सकते हैं। यानी अभी तक नेटो और ट्रंप में मतभेद की बात सामने आ रही थी, वो ईरान इजराइल संकट के बाद खत्म होती दिख रही है, क्योंकि ईरान मुद्दे पर नेटो ने खुलकर अमेरिका की मदद के लिए कहा था। अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो यूरोप में नेटो की मदद करे। लेकिन अमेरिका नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन की सैन्य सहायता करेगा, इस पर तस्वीर नेटो समिट के बाद ही साफ हो पाएगी। इस बीच रूस का खतरा बढ़ रहा है। रूस सीक्रेटली बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिससे यूरोप में एटमी ज़लज़ला भी आ सकता है। और रूस के हमलों से बचने के लिए रूस के पड़ोसी देशों में नेटो अभेद दीवार यानी आयरन कर्टन बनाने जा रहा है, जिसमें 3 लेयर की सुरक्षा होगी, जिससे रूसी सैनिक ना घुस पाएं। इसे पोलैंड, उससे लगते तीनों बाल्टिक देश, लिथुआनिया, एस्टोनिया और नॉर्डिक देश फिनलैंड की सीमा पर बनाया जाएगा। सुरक्षा के लिए 3 लेयर होंगी। पहली लेयर में फेंसिंग है, जबकि उससे आगे गहरी खाई बनाई जाएगी, जिससे रूस के सैनिक और टैंक सीमा में ना घुस पाएं। दूसरी लेयर में लैंड माइन्स बिछाई जाएंगी, साथ ही नुकीले कंक्रीट ब्लॉक लगाए जाएंगे, जिससे रूस के टैंक और मिलिट्री व्हीकल सरहद में दाखिल ना हो पाए। इससे आगे तीसरी लेयर होगी, जिसमें टैंक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती होगी, जो ताबड़तोड़ प्रहार करके रूस की घुसपैठ को रोक सके। आयरन कर्टन यानी अभेद्य सुरक्षा दीवार, जिसे अभी उत्तर पूर्वी देशों पर बनाया जा रहा है, जिनकी सीमा रूस से लगती है, जिसमें बाल्टिक और नॉर्डिक देश आते हैं। हालांकि खतरा बाल्टिक, नॉर्डिक और बाल्कन देशों पर एक साथ है। ये किसी को तो नहीं पता कि रूस कहां सबसे पहले हमला करेगा, क्योंकि तीनों रीजन रूस के टारगेट पर है। लेकिन ये तय है कि रूस तभी आगे बढ़ेगा
जब यूक्रेन पर काबू कर लेगा। इस खतरे को देखते हुए नेटो अपने मिलिट्री बेस यूरोप में बढ़ा रहा है, साथ ही आयरन कर्टन बना रहा है। आयरन कर्टन का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने किया था, जिन्होंने 1946 में एक भाषण में पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में बढ़ते टकराव को आयरन कर्टन बताया था। शुरुआत में यह राजनीतिक और वैचारिक मतभेद के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों से बचने के लिए सरहद पर सुरक्षा दीवार बनाई, जिसमें गहरी खाई, बाढ़, दीवार और माइंस बिछाई थी। इस तरह का टकराव कोल्ड वॉर तक रहा। नेटो को लग रहा है कि रूस अब पूरे यूरोप के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए नेटो रूस से सुरक्षा करने के लिए पूर्वी यूरोपीय देशों के बॉर्डर को मजबूत कर रहा है, जिससे रूसी सैनिक घुसकर कब्जा न कर पाए। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो नॉर्डिक और बाल्कन देशों में इसी तरह की आयरन कर्टन बनाने का प्लान नेटो कर रहा है, जिससे क्रेमलिन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। तो रूस ऑरेस्निक मिसाइल से बाल्कन देशों पर हमला कर सकता है। पहला टारगेट है मोल्दोवा, जहां नेटो ने मिलिट्री बेस बनाया है। रोमानिया पर इसलिए हमला करेगा क्योंकि उसने यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी थी। बुल्गारिया ने यूक्रेन में 7 मिलिट्री व्हीकल भेजे थे, इसलिए वो टारगेट पर है। सर्बिया ने यूक्रेन की 800 मिलियन यूरो की सैन्य सहायता की थी। मैसेडोनिया ने 30 T-72 टैंक भेजे थे जो सोवियत काल के थे। मोंटेनेग्रो ने 10 मिलियन यूरो की सैन्य मदद की थी। अल्बानिया ने 60 mm मोर्टार और MRAP व्हीकल भेजे थे। क्रोएशिया लगातार यूक्रेन का समर्थन करता आ रहा है, जबकि बोस्निया ने यूक्रेन में 82 mm के मोर्टार भेजे थे। आखिरी टारगेट पर स्लोवेनिया है, इसने यूक्रेन में राहत सामग्री भेजी थी। यूक्रेन की सैन्य मदद करने की भी वजह से ये सभी देश रूस के टारगेट पर हैं। जैसे ट्रंप ने अरब में ऐलान करके युद्ध विराम कराया, उसी तरह के समीकरण अब यूरोप में भी ट्रंप के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी तक ट्रंप पुतिन की अच्छी केमिस्ट्री सामने आ रही थी, दोनों साथ मिलकर युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे अलग खेल चल रहा था। आखिरी वक्त पर ज़ेलेंस्की और पुतिन पीछे हट गए, तब ट्रंप ने भी हाथ खींच लिए। अब यूरोप में महायुद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। पुतिन रौद्र रूप दिखाने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध लंबा चलने से पुतिन की साख पर बात आ चुकी है। यूक्रेन को तबाह करने के लिए ऑरेस्निक मिसाइल का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। फाइटर जेट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। S-500 तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही ICBM साइलो को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। रूस की आक्रामक तेवर से यूरोप को $1.3 ट्रिलियन का नुकसान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बारूद चारों तरफ बरसेगा। अब नेटो ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 5 देश ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकल चुके हैं, जबकि नेटो हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी बनाया जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन ने 12 F-35 की खेप लेकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, जिनमें परमाणु हथियार लगाने की कैपेबिलिटी है, यानी यूरोप परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। पुतिन का ऑपरेशन यूरोप तब शुरू होगा जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन और मूवमेंट रोकने के लिए पुतिन की सेना ने नीप्रो मिशन लॉन्च कर दिया है। 24 घंटे में नीप्रो पर जबरदस्त बमबारी की गई है। रूस के इस्कैंडर हमलों में यूक्रेन में एक और बड़ा नरसंहार हो गया है। सवाल यही कि आखिर पुतिन का ये नीप्रो प्रोजेक्ट क्या है? अगर ये सफल रहा तो यूक्रेन की हार क्यों और कैसे तय हो जाएगी, आइए इसे समझते हैं। सीज़फायर के बाद इजराइल ईरान युद्ध की आग फिलहाल शांत है, लेकिन उस युद्ध की आग और भी भयावह हो गई है जो 3 साल से अनवरत चल रहा है।
जिसे ट्रंप भी अब तक नहीं रुकवा सके। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गई है। यही वजह है कि रूसी फौज अब दनीप्रो से लेकर कीव तक जबरदस्त हमले कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना जून के अंत तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर विजय का परचम लहरा सकती है। पुतिन और उनकी सेना का प्रयास यही है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद जुलाई में रूस का कीव विजय अभियान शुरू हो सकता है। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन सेना ने यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक हब दनीप्रो प्रांत पर जबरदस्त बमबारी की। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से दनीप्रो में एक दो नहीं बल्कि कई जबरदस्त विस्फोट हुए। इन धमाकों से यूक्रेन का यह प्रांत पूरी तरह दहल गया। रूस ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो दनीप्रो ट्यूब प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस के मिसाइल विस्फोट से दनीप्रो में कुल 3 फैक्ट्रियां मलबा बन गई। रूसी एयर स्ट्राइक में कई घर बर्बाद हो गए। रूसी मिसाइलों ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी हिट किया। इस हमले से दनीप्रो में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। दनीप्रो में रूस के हमले की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 300 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। सिर्फ दनीप्रो ही नहीं बल्कि रूस ने पूरे यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के हमलों में 25 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा मौतें दनीप्रो में हुई। सवाल यही है कि आखिर रूस ने दनीप्रो प्रांत पर इतने भीषण हमले क्यों किए? पुतिन का दनीप्रो प्लान क्या है? क्या दनीप्रो की विजय का गेट खोलेगा? क्या इसीलिए रूसी सेना दनीप्रो को पूरी तरह से जला रही है? तो पुतिन का ऑपरेशन दनीप्रो क्या है, अब इसे विस्तार से समझिए। दनीप्रो यूक्रेन का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यह यूक्रेन में खनन और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब है। दनीप्रो पर कब्जे से यूक्रेन को बड़ा झटका लगेगा। यह झटका न सिर्फ यूक्रेनी सेना बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को भी लगेगा। दनीप्रो नदी बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नदी पर कब्जे से रूस को युद्ध में रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। दनीप्रो यूक्रेन के रक्षा नेटवर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेनी फोर्स यही से तैनाती करती है। यही से हथियारों और रसद की सप्लाई होती है। दनीप्रो पर कब्जे के बाद यूक्रेनी फोर्स लाचार हो जाएगी। पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेन अपनी सेना नहीं भेज पाएगा। हथियार और रसद की सप्लाई भी ठप हो जाएगी। दनीप्रो पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन की हार तय हो जाएगी। रूस की स्कंदर मिसाइल यूक्रेन के लिए काल बनी हुई है। यूक्रेन में तैनात अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक नहीं पा रहे। यही वजह है कि यूक्रेन में विनाश का क्षेत्रफल लगातार बड़ा और भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना ने दनीप्रो के साथ साथ यूक्रेन के करीब 1 दर्जन शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। शहर अलग हो सकते हैं लेकिन तबाही की तस्वीर कमोबेश एक जैसी है। दनीप्रो के बाद रूस ने सबसे भीषण हमला कीव में किया। कीव में रूसी विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। कीव में रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के एक हथियार डिपो को भी जला दिया। रूस ने इतना भीषण हमला किया कि कीव में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी।
खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। खार्किव में रूस ने भीषण हमला करते हुए 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के कमांड और कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दिया। फ्रंट लाइन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी सेना ने 24 घंटे में डोनेट्स्क के कई किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क में रूस के जबरदस्त हमलों में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 220 सैनिक मारे गए। विस्फोट में 8 स्टारलिंक स्टेशन जल गए। पुतिन और उनकी सेना का लक्ष्य साफ है। सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना, फिर रूस की सुरक्षा के लिए चेरनिहिव, सुमी और खार्किव में सिक्योरिटी जोन बनाना। इसके बाद कीव पर धावा बोलकर कब्जा करना। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में जब तक अपने सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक विनाश नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ज़ेलेंस्की रूस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। सैनिकों की कमी के बीच यूक्रेन अपने ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलों से हमले कर रहा है। मंगलवार की रात यूक्रेन ने प्रतिशोध लेने के लिए बड़े अभियान की शुरुआत की और फिर रूसी शहरों में कई धमाके हुए। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को दहराने का प्लान बनाया है। यूक्रेन के हमले में क्रीमिया में मौजूद एक एयरबेस और नेवी बेस में धमाके हुए। यूक्रेन ने रूस के एक और तेल रिफाइनरी को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के टारगेट पर इस वक्त रूसी सेना के ठिकाने और वो कारखाने हैं जहां हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने की एक और कोशिश हुई। यूक्रेन ने अपने ड्रोन और नेपच्यून मिसाइल की मदद से रूसी एयर डिफेंस को नाकाम किया और कई बड़े ठिकानों को टारगेट करने में कामयाब हुआ। यूक्रेन ने एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पुतिन से इंतकाम के लिए फिर क्रीमिया प्राइम टारगेट बना है, जहां 2 बड़े ठिकानों पर हमले हुए। क्रीमिया की बेहद सख्त सुरक्षा को भेदने के लिए यूक्रेनी ड्रोन ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी और फिर क्रीमिया में जोरदार धमाके हुए। क्रीमिया की लोकल मीडिया के मुताबिक क्रीमिया में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। जानकोई, कर्ज जैसे संवेदनशील इलाकों में ब्लास्ट हुए। यूक्रेन के कई ड्रोन को हवा में नष्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सभी हमले रूसी सेना को टारगेट करके किए गए थे। रूसी सेना के ठिकानों के अलावा सेना को हथियार सप्लाई करने वाले कारखाने भी यूक्रेन के निशाने पर थे। शुरुआत में रूस के नॉर्थ ओसेतिया, दागिस्तान, तातारिस्तान, बशकोरतोस्तान में ड्रोन हमले किए गए। इसके बाद क्रीमिया पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। क्रीमिया में एयर डिफेंस ने यूक्रेन के शुरुआती हमलों को नाकाम कर दिया। क्रीमिया में यूक्रेन के 27 ड्रोन नष्ट हो गए। 3 नेपच्यून मिसाइलों को गिराया गया, लेकिन क्रीमिया में दूसरे चरण का हमला कामयाब रहा। क्रीमिया में कामयाबी नहीं मिलने के बाद दूसरे चरण का हमला किया गया, जिसमें रूस को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में रूस के एक एयरबेस और नेवल बेस को निशाना बनाया गया। दोनों जगह तबाही हुई। यूक्रेन का पहला हमला जानकोई एयरबेस पर किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एयरबेस के करीब कई धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस को हमलों में कितना नुकसान हुआ है, इसकी सही जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन क्रीमिया में मौजूद नौसेना के एक बेस पर बड़ी तबाही मची है।
तो यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला क्रीमिया के चोर्नोमोर्स्क में किया। यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल से बड़ी तबाही मची। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी नौसेना का कमांड हेडक्वार्टर था। यूक्रेन के हमले में कमांड सेंटर की बिल्डिंग में आग लग गई। यहां कई रडार और आधुनिक उपकरण भी आग में भस्म हो गए। रूस के तगनरोग इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से अटलांट एरो प्लांट पर हमला किया। यह लड़ाकू विमान बनाने की फैक्ट्री थी। कारखाने में युद्ध के लिए ड्रोन का भी प्रोडक्शन किया जा रहा था। ड्रोन हमले से फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से हमला रूस के लिए बड़े नुकसान की वजह बना है। क्रीमिया में समुद्र किनारे रूसी सेना के नेवल बेस की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि नेपच्यून मिसाइल के धमाके में कमांड हेडक्वार्टर की पूरी इमारत नष्ट हो गई और नौसेना के अहम दस्तावेज जल गए। रूस को कुछ दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि यूरोप ने यूक्रेन के जरिए रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग की थी। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कई और तेल ठिकानों पर हमले का प्लान है। रूस के सैन्य ठिकानों पर भी हमले की योजना है। रूस के एयरबेस को भी टारगेट किया जाएगा। अब क्रीमिया में सैन्य बेस और नेवल बेस पर हमले से यह साबित हो गया है कि रूस की खुफिया रिपोर्ट सही थी। यूक्रेन ने फिर साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन को कमजोर समझने की भूल ना करे। यूक्रेन के तमाम मददगारों ने भी साबित कर दिया है कि यूक्रेन अभी सिर्फ मुकाबला करने में ही नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम है। रोस्तोव पर फिर ताबड़तोड़ हमला किया गया है। रोस्तोव में 35 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए। ड्रोन का मलबा गिरने से कई इमारतों में आग लग गई। लेकिन तगनरोग और तातरस्तान में रूस हमलों को नाकाम नहीं कर सका। तगनरोग में रूस के तेल का बड़ा भंडार नष्ट हो गया है, तो वहीं तातरस्तान में रूसी सेना के लिए ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री क्षतिग्रस्त हो गई। और तगनरोग में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया, जिसकी वजह से रूस का तेल भंडार नष्ट हो गया। तातारस्तान में यूक्रेन ने रूस की ड्रोन फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। दोनों जगहों पर हमले के बाद आग लग गई। यूक्रेन ने मंगलवार की रात रूस के रोस्तोव पर हमला किया। इसके अलावा सारातोव में धमाके हुए। तगनरोग में भी कई बार हमले किए गए। रूस के कजान और सबसे अहम क्रीमिया में भी हमले किए गए। यूक्रेन को मजबूत बनाने की कोशिश लगातार जारी है। यूरोप से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन को मिसाइल बनाने और ड्रोन बनाने के उपकरण भेजे गए हैं। यूक्रेन और डेनमार्क में नई डील हुई है। दोनों देश अब मिलकर हथियार बनाएंगे। यूक्रेन में ही हथियार का कारखाना बनेगा। यूक्रेन के सटीक हमलों की एक वजह इंटेलिजेंस भी है। यूरोप और अमेरिका से मदद लेने के बाद ही यूक्रेन ने रूस के अहम ठिकानों को चुना है। क्रीमिया का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन के ओडेसा में हमलों की शुरुआत कर दी है। ओडेसा में रूसी ड्रोन से कई धमाके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जून की रात अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि युद्ध का लक्ष्य पूरा हुआ। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट लीक हुई है जिसने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट में दावा है कि हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्रों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम अब भी सुरक्षित है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रहे थे, अब वही ऑपरेशन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है।
इस मुसीबत की वजह है पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की एक रिपोर्ट जो अब लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट में कई ऐसी चौंकाने वाली बातें कही गई हैं जिन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बॉम्बर की बमबारी में परमाणु संयंत्रों के मुख्य कंपोनेंट तबाह नहीं हुए हैं। फोर्दो में हथियार ग्रेड यूरेनियम का भंडार नष्ट नहीं हुआ है। सेंट्रीफ्यूज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले से पहले फोर्दो से बड़ी मात्रा में हथियार ग्रेड यूरेनियम हटा लिया गया था। उसे किसी सीक्रेट ठिकाने पर छिपाया गया है। बचा हुआ यूरेनियम न्यूक्लियर साइट में दबा हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। हालांकि ये कुछ महीने पीछे जरूर हो गया है। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की यह रिपोर्ट सेंटकॉम के आकलन पर तैयार की गई है जो अब लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट को CNN और फॉक्स जैसे अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने छापा है, जिससे अमेरिका में बवाल खड़ा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 21 जून को B-2 बॉम्बर से हुई बमबारी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 100% सफल बताया था। दावा था कि ऑपरेशन में तीनों परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे हो चुका है। लेकिन ये रिपोर्ट उनके दावों का पूरी तरह से खंडन करती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और अमेरिकी मीडिया पर भड़के हुए हैं। दावा है कि यह रिपोर्ट सिग्नल्स इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई थी। ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया है जिसमें रेडियो, टेलीफोन, रडार और दूसरे संचार सिग्नलों को इंटरसेप्ट किया जाता है। इसी के जरिए इस प्रारंभिक रिपोर्ट में सबूत इकट्ठा किए गए थे। ट्रंप प्रशासन इस बात को मान रहा है कि ये उसी के विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट थी, लेकिन इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। अब इसे जानबूझकर लीक करवाया गया है। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने बयान में कहा है कि यह एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसका आकलन पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट लीक के जरिए राष्ट्रपति को नीचा दिखाने की साजिश है। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अपने बयान में कहा है कि यह एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी, इसमें कोई दम नहीं था। जांच की जाएगी कि रिपोर्ट का खुलासा किसने किया। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स और IAEA के रिपोर्ट्स में भी फोर्दो और नातांज परमाणु साइट्स पर ज्यादा नुकसान नहीं होने की बात कही जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्दो में प्रवेश और निकास गेट ध्वस्त हो गया है, लेकिन अंडरग्राउंड इमारत ध्वस्त नहीं हुई है। वहीं नातांज को लेकर IAEA के रिपोर्ट में दावा है कि नातांज का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया। कुछ सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा, हालांकि कई सेंट्रीफ्यूज अब भी ठीक हैं। रिपोर्ट लीक के बीच ट्रंप अब भी इस बात पर अडिग हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है और अब ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार बनाने के बारे में नहीं सोचेगा। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन भले इन सभी रिपोर्ट को गलत साबित करने और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को एक अभूतपूर्व कामयाबी बताने में जुटे हैं, लेकिन ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ये दावे गले से उतारना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल लीक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि ईरान ने अमेरिकी स्ट्राइक से पहले ही फोर्दो और नातांज न्यूक्लियर साइट से बड़ी मात्रा में यूरेनियम हटा लिया था। माना जा रहा है कि 400 किलो यूरेनियम अब भी ईरान के पास है, जो 60% संवर्धित है। अगर ईरान इसे 85% तक संवर्धित कर लेता है तो इसके जरिए ईरान 40 किलो के 10 परमाणु बम बना सकता है।
सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल से आ रही रिपोर्ट्स भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता पर सवाल खड़े कर रही है। इजराइल का आकलन है कि ईरान के पास सीक्रेट परमाणु सुविधाएं हैं जिन पर हमला नहीं किया गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कहां है। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर करवा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध को जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वो पूरा हुआ या नहीं, ये संदेह के घेरे में है। और रिपोर्ट्स अगर सच हैं, तो इस बार ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भारत ने अंतरिक्ष की ओर नई उड़ान भरी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। इस रिपोर्ट में देखिए शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन क्या है। 25 जून को केनेडी स्पेस सेंटर की घड़ी में सुबह के 2:31 हुए और स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने लगा। मां की आंखें भर आईं। हॉल में तालियां गूंजने लगी। अंतरिक्ष में पहुंचते ही स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की कमान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के हाथ आ गई और अंतरिक्ष से उन्होंने भारत के लिए संदेश दिया। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री इस मिशन पर गए हैं। 26 जून को उनका स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक हो जाएगा और इसके बाद स्पेस मिशन शुरू होगा। कैसा सितम ढाया है, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सैलाब के सामने जो भी आया बहा कर ले गया, फिर चाहे कार हो या मकान, सब कुछ सैलाब के सामने बेबस है। ये तस्वीरें चीन की हैं, वही चीन जो प्रकृति को खिलौना समझकर खेलता है। लेकिन जब प्रकृति ने खेल दिखाया तो चीन में हाहाकार मच गया। चीन के दक्षिणी और उत्तरी इलाके में सैलाब कहर बनकर टूटा है। करीब 6 प्रांत इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे बुरे हालात गुइझोउ प्रांत के हैं। ये गुइझोउ प्रांत के रोंगजियांग की तस्वीरें हैं। जिस मॉल में सैलाब का भीषण कहर टूटा है वो रिगजियांग का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। लेकिन अब यहां सैलाब का कब्जा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। कई किलो वजनी गाड़ियां सैलाब के जोर में ऐसे बह रही हैं मानो कोई कागज की नाव हो। महज चंद सेकंड में ही एक के बाद एक कई गाड़ियां सैलाब के साथ बहती हुई बेसमेंट में जा पहुंची। गुइझोउ में सैलाब के कहर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये उस वक्त का वीडियो है जब बाढ़ के चलते आए लैंडस्लाइड की वजह से पुल का एक हिस्सा ढह गया। इसी दौरान एक ट्रक यहां से गुजर रहा था। ट्रक का अगला हिस्सा पुल के नीचे लटक गया। अगर जरा सा ट्रक और आगे खिसकता तो कई फीट नीचे खाई में गिर सकता था। लेकिन गनीमत रही कि ट्रक इसी तरह लटका रहा। बड़ी मुश्किल से ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। चीन के हुनान प्रांत में भी ऐसे ही हालात हैं। यहां भी बाढ़ का भीषण कहर टूटा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। दरअसल चीन में बीते कुछ दिनों से जबरदस्त बारिश जारी है। बीते हफ्ते गुआंगडोंग प्रांत में बाढ़ ने तबाही मचाई थी। अब चीन के उत्तरी प्रांत भी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में है। चीन में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 1,10,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,